नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां एक तरफ एक बड़ी सल्तनत फैल रही थी और दूसरी तरफ एक स्थानीय शासक उसका सामना कर रहा था। हम बात कर रहे हैं सिंध के आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर की। हाँ, राजा दाहिर। हमारे पास एक दस्तावेज है, राजा दाहिर सिंध के वीर योद्धा। तो आज हम उसी के आधार पर राजा दाहिर की कहानी, उस वक्त के सिंध के हालात और अरब आक्रमण के खिलाफ उनके संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये भी कि उनकी कहानी आज भी क्यों जरूरी है। तो चलिए सीधे चलते हैं 8वीं सदी के सिंध में। वो एक तरह से निर्णायक वक्त था उस इलाके के लिए। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सिंध की बात नहीं थी, ये एक बड़े कैनवस का हिस्सा था। पश्चिम एशिया से जो उमैयद खलीफा थे वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, सीमाएं फैला रहे थे। अच्छा। और भारत का पश्चिमी किनारा, खासकर सिंध, अपने बंदरगाहों और व्यापार के रास्तों की वजह से उनके लिए सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत अहम था। तो राजा दाहिर का शासन बिल्कुल इसी टकराव के बीच में था। हाँ बिल्कुल, उसी भू राजनीतिक हॉटस्पॉट में। तो ये राजा दाहिर थे कौन असल में? दस्तावेज बताता है कि वो सिंध पर राज करने वाले ब्राह्मण राजवंश से थे। उनके पिता का नाम चच था। जी, चच राजवंश। और राजधानी थी अरोड़ या अलोर, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जाहिर है वक्त आसान नहीं था उनके लिए, जैसा आपने कहा, पश्चिम से लगातार दबाव था। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में एक बात का जिक्र है कि हमलों की शुरुआत के लिए एक खास घटना को बहाना बनाया गया। हाँ, वो समुद्री डाकुओं वाली घटना। हाँ, कि सिंध तट के पास डाकुओं ने कुछ अरब जहाज लूट लिए थे, और जब उमैयद गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने हर्जाना मांगा तो कहते हैं राजा दाहिर ने कहा कि भाई ये डाकू मेरे काबू में नहीं है। जी। दस्तावेज इशारा करता है कि शायद यही वो चिंगारी थी जिसने बड़े हमले का रास्ता खोल दिया। क्या ये इतना ही सीधा था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, जैसा मैंने कहा, माहौल तो पहले से ही तनाव वाला था। उमैयद खलीफा बहुत बड़ी ताकत थी और वो अपना साम्राज्य फैलाना ही चाहते थे। सिंध उनके लिए जरूरी था। सही। तो ये डाकुओं वाली घटना, हाँ, दस्तावेज इसका जिक्र करता है, लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर बड़े हमलों के लिए एक प्रीटेक्स्ट बहाना बन जाती है। अच्छा। असल वजह है शायद ज्यादा गहरी थी। व्यापार मार्गों पर कब्जा, खलीफा की अपनी महत्वाकांक्षाएं, सिंध की दौलत भी। और जानकारी का स्रोत क्या है इसका? हाँ, हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत, जैसा शायद दस्तावेज में भी इशारा हो, वो चचनामा जैसा फारसी ग्रंथ है। इसमें सिंध की अरब विजय का ब्यौरा है। ठीक है। लेकिन इसे अक्सर जीतने वालों के नजरिए से लिखा गया माना जाता है। तो जब हम घटनाओं को समझें तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्रोत का झुकाव किधर हो सकता है। दस्तावेज शायद इसी बारीकी की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये जरूरी बात है। खैर, तो जब हमले शुरू हुए, दस्तावेज साफ बताता है कि राजा दाहिर ने आसानी से हार नहीं मानी, बल्कि शुरू में तो उन्होंने हमलावरों को चौंका दिया। बिल्कुल। देबल, जो शायद कराची के पास था, वहाँ शुरुआती हमलों का जिक्र है। दस्तावेज कहता है कि दाहिर की सेनाओं ने 2 बार अरब सेनाओं को हराया। जी हाँ, 2 बार। ये छोटी मोटी झड़पें नहीं थी। कहते हैं इनमें अरब कमांडर भी मारे गए थे। अच्छा। और दस्तावेज में राजा दाहिर के बेटे जय सिंह, उनकी भी भूमिका बताई गई है। हाँ, जय सिंह ने भी बचाव में अहम किरदार निभाया था। कुछ शुरुआती अरब कमांडरों को पीछे धकेलने में वो कामयाब रहे थे। तो ये शुरुआती जीतें क्या दिखाती हैं? क्या दाहिर को अपनी ताकत का अंदाजा था? ये दिखाती हैं कि दाहिर का प्रतिरोध मजबूत था, संगठित था। लेकिन यहाँ एक थोड़ी हैरान करने वाली बात है, जैसा दस्तावेज इशारा करता है कि इन शुरुआती जीतों के बावजूद दबाव कम नहीं हुआ। हाँ। उमैयद खलीफा की तरफ से हमले रुके नहीं, बल्कि और बड़े पैमाने पर तैयारी होने लगी। ऐसा क्यों? क्या दाहिर इन जीतों का फायदा नहीं उठा पाए? यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रही हैं, कि ये जीतें साफ तौर पर राजा दाहिर की सैन्य सूझबूझ और उनके सैनिकों का हौसला दिखाती हैं। देबल की जीत ने जरूर हमलावरों को एक बार तो चौंकाया होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें उमैयद खलीफा के संसाधन और उनकी जिद को भी देखना होगा। अच्छा। वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। उनके लिए शुरुआती हार एक झटका थी, पर सिंध जीतने का उनका इरादा खत्म नहीं हुआ। ये एक असमान लड़ाई थी। हाँ, एक तरह से एक क्षेत्रीय ताकत एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने थी। दाहिर की जीतें अहम थी, लेकिन वो खलीफा के विशाल संसाधनों और लंबे वक्त तक लड़ने की उनकी क्षमता को रोक नहीं पाई। शायद इसीलिए हमले और बड़े पैमाने पर हुए। और फिर वो निर्णायक मोड़ आया। दस्तावेज बताता है कि इस बार उमैयद खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम,
एक युवा महत्वाकांक्षी कमांडर। और सेना भी इस बार बहुत बड़ी थी, बेहतर तैयारी वाली। दस्तावेज में जिक्र है कि उनके पास उस वक्त के आधुनिक हथियार, घेराबंदी के उपकरण, जैसे वो बड़ी गुलेलें होती थी। हाँ, मंजनी कहते थे जी। वो सब थे। तो अब लड़ाई का स्तर बिल्कुल अलग होने वाला था। इस बड़े टकराव से पहले दस्तावेज राजा दाहिर के चरित्र के एक खास पहलू पर रोशनी डालता है, उनका जो संकल्प था। हाँ, उनका दृढ़ निश्चय। जब हालात बिगड़ने लगे, हार का खतरा दिखा, तो उन्हें सलाह दी गई थी। क्या सलाह थी वो और इनका जवाब क्या था, ये उनके बारे में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, दस्तावेज के हवाले से पता चलता है कि उन्हें कहा गया कि या तो वो किसी पड़ोसी राजा के पास शरण ले लें या कम से कम अपने परिवार को, रानियों और बच्चों को कहीं सुरक्षित भेज दें। जो शायद उस वक्त के हिसाब से एक प्रैक्टिकल सलाह थी, वंश बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ताकि बाद में फिर से संगठित होने का मौका मिले। लेकिन उन्होंने माना नहीं माना। दस्तावेज में उनके शब्द हैं जो उनका इरादा साफ करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अरबों से खुले मैदान में मिलूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। जी। अगर मैं जीता तो मेरा राज्य मजबूत होगा, लेकिन अगर मैं इज्जत से लड़ते हुए मरा गया तो मेरा नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। भारत के महान राजाओं के साथ मेरी बात होगी और दुनिया के समझदार लोग इसे याद रखेंगे। कुछ इस तरह का। और परिवार को निकालने वाली सलाह पर उनका जवाब तो और भी छू जाता है। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार को कैसे भेज दूं सुरक्षा में, जबकि मेरे सरदारों और वफादार लोगों के परिवार यहीं खतरे में, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ। ये जवाब उनके नेतृत्व के बारे में क्या बताता है? अगर हम इसे उस वक्त के हिसाब से देखें तो दाहिर का ये इनकार कई बातें कहता है। एक तो उनका अपना साहस, उनकी इज्जत की भावना, भागना शायद उनके लिए गवारा नहीं था। दूसरा, ये उनकी अपनी प्रजा, अपने साथियों के प्रति गहरी जिम्मेदारी दिखाता है। ये कहना कि मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, ये उस वक्त के राजा के धर्म या कर्तव्य का पालन करने जैसा था। तो वो इसे सिर्फ एक लड़ाई नहीं मान रहे थे। नहीं, दस्तावेज जिस तरह बताता है, लगता है वो अपनी आखिरी लड़ाई को सिर्फ हार जीत के तौर पर नहीं, बल्कि इतिहास में अपनी जगह बनाने के एक मौके की तरह देख रहे थे। उनका बलिदान उनकी नजर में आने वालों के लिए एक मिसाल बनने वाला था। ये सिर्फ राजा का फैसला नहीं, एक योद्धा का अपने उसूलों पर टिके रहने का फैसला था। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया, परोड़ के पास रावर या रेवार के मैदान में आखिरी लड़ाई हुई। दस्तावेज जाहिर है आंखों देखा हाल तो नहीं दे सकता, पर जो ब्यौरा मिलता है वो काफी नाटकीय है। हाँ। राजा दाहिर खुद सेना को लीड कर रहे थे और वो एक हाथी पर सवार थे। हाथी पर क्यों? क्या ये आम था? हाँ, उस दौर में भारत में राजाओं या बड़े कमांडरों का हाथी पर सवार होकर लड़ना आम बात थी। इससे सेनापति दिखता था, वो मैदान का अच्छा नजारा ले सकता था, सैनिकों का हौसला भी बढ़ता था। लेकिन इसका खतरा भी था। हाँ, खतरा ये कि वो दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था। और दस्तावेज के मुताबिक वही हुआ। लड़ाई के बीच अरब सेना की तरफ से फेंके गए जलते हुए तीरों से या किसी चीज से राजा दाहिर के हाथी को आग लग गई। जी। हाथी डर गया, नदी की तरफ भागा। सेना में तो खलबली मच गई होगी, जाहिर है। लेकिन राजा दाहिर ने क्या किया? दस्तावेज कहता है वो हाथी से उतर गए। चाहते तो शायद पीछे हट सकते थे, पर हटे नहीं हटे। वो पैदल ही अपनी तलवार लेकर लड़ने लगे। ये उनकी बहादुरी का शायद सबसे बड़ा सबूत है। हाँ बिल्कुल। वो दुश्मन सेना में घिर गए और लड़ते रहे जब तक कि एक तीर उनके सीने में नहीं लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। दस्तावेज इस पल को सिंध के इतिहास का एक बहुत दुखद और निर्णायक मोड़ बताता है। बिल्कुल। उनका इस तरह लड़ते हुए शहीद होना युद्ध का नतीजा तय कर गया। उनके गिरते ही सेना का मनोबल टूट गया, अरोड़ का पतन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दर्दनाक है। जैसा दस्तावेज बताता है, राजा दाहिर का सिर काट लिया गया और उसे एक ट्रॉफी की तरह पहले गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा, फिर खलीफा के पास दमिश्क। ये सिर्फ क्रूरता थी या इसका कोई और मतलब भी था? ये यकीनन क्रूर था, लेकिन उस जमाने में इसका एक साफ राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मतलब था। दुश्मन राजा का सिर भेजना जीत का पक्का सबूत माना जाता था। अच्छा। ये बाकी विरोधियों को डराने, उनका हौसला तोड़ने का एक तरीका था। ये ऐलान था कि पुराना राज खत्म, नई सत्ता आ गई है। तो दस्तावेज इसे सिंध में हिंदू शाही शासन के अंत और इस्लामी खलीफा के शासन की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर देखता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये उस बदलाव का औपचारिक निशान था। अरोड़ की हार और राजा दाहिर की मात के फौरन बाद क्या हुआ? मतलब क्या असर पड़े? अरोड़ राजधानी थी,
उसके गिरने का मतलब था सिंध का मुख्य सेंटर खत्म। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के लिए सिंध के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना आसान हो गया। दस्तावेज इशारा करता है कि इसके बाद सिंध में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये पूरे इलाके के इतिहास की दिशा बदलने वाली घटना थी। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है जिस पर दस्तावेज शायद सीधे जवाब ना दे, पर सोचने पे मजबूर करता है कि इस जीत ने और उसके बाद सिंध में जो नया शासन आया, उसने उस इलाके की संस्कृति, समाज, पहचान को आने वाली सदियों में कैसे बदला। बिल्कुल, और इसके असर बहुत गहरे और लंबे समय तक रहे, ये तो साफ है। तो इन सब घटनाओं के बाद आज राजा दाहिर को कैसे याद किया जाता है? एक हारे हुए राजा की तरह या किसी और तरह से? दस्तावेज उनके विरासत के बारे में क्या कहता है? दस्तावेज के मुताबिक हार के बावजूद राजा दाहिर को भुलाया नहीं गया, खासतौर पर सिंध से जुड़े लोगों में, खासकर सिंधी हिंदुओं में और भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले कई लोगों के लिए। हाँ, वो आज भी वीरता, अपने वतन के लिए लड़ने और बलिदान का एक बड़ा प्रतीक है। तो उनकी कहानी याद रखी जाती है, वो शुरुआती जीतें, उनका आखिरी तक लड़ने का फैसला, अपनी प्रजा को न छोड़ने का संकल्प। हाँ, ये सब बातें याद रखी जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हारने के बाद भी कोई नायक बन सकता है? बिल्कुल, उनकी विरासत थोड़ी जटिल है पर जिंदा है। सदियों बाद भी उनकी कहानी इसलिए सुनी जाती है क्योंकि ये कई मायनों में प्रतिरोध की एक क्लासिक कहानी बन गई है। एक स्थानीय शासक जो एक बड़ी बाहरी ताकत के सामने खड़ा होता है। दस्तावेज जिस तरह उनके किरदार को दिखाता है, उनका साहस, उनकी जिम्मेदारी, उनका आखिरी बलिदान, ये सब मिलकर उन्हें एक यादगार शख्सियत बनाते हैं। तो ऐतिहासिक यादें ऐसे ही काम करती हैं। हाँ, अक्सर कुछ लोग या घटनाएं वक्त के साथ खास समुदायों या सोच के लिए प्रतीक बन जाते हैं। राजा दाहिर का नाम अक्सर, जैसा दस्तावेज इशारा कर सकता है, भारत पर हुए बाहरी हमलों के खिलाफ प्रतिरोध के एक शुरुआती उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। अच्छा, वो सिर्फ सिंध के इतिहास का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय या सभ्यता के विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी कहानी को बार बार सुनाना ये दिखाता है कि पहचान और इतिहास की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि यादों और कहानियों में भी लड़ी जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने राजा दाहिर, सिंध के वीर योद्धा दस्तावेज के आधार पर देखा कि राजा दाहिर 8वीं सदी के सिंध के एक अहम शासक थे। जी। उन्होंने उमैयद खलीफा के हमलों का सामना किया, शुरू में कामयाबी भी पाई, लेकिन आखिर में एक बड़ी और बेहतर सेना से हार गए। हाँ। दस्तावेज उनके साहस, उनके मुश्किल फैसलों जैसे अपने लोगों के साथ खड़े रहना और उनके दुखद अंत को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, हार के बावजूद उनकी कहानी प्रतिरोध और बलिदान के प्रतीक के तौर पे जिंदा है। बिल्कुल सही। और ये हमें इस दस्तावेज और राजा दाहिर की कहानी के आधार पर एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, क्या सवाल? कि राजा दाहिर जैसे ऐतिहासिक लोगों की कहानियां, जिनमें अक्सर हार के बावजूद प्रतिरोध और बलिदान पर जोर होता है, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये कहानियां हमारी आज की पहचानों को, हम इतिहास को कैसे देखते हैं और हम हीरोइज्म या देशभक्ति जैसे विचारों को कैसे समझते हैं, इसे किस तरह से प्रभावित करती होंगी? क्या इन पुरानी कहानियों का असर आज भी हमारे सोचने के तरीके पर है? वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। और इसी विचार के साथ राजा दाहिर पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म